नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये खास देश देशांतर आप देख रहे हैं आज बजट के मुद्दे पर, जो माना जा रहा है कि अपने आप में सरकार ये कहना चाहती है कि ये बजट पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा भारत की अर्थव्यवस्था को, पूरी तरीके से काया पलट लाने की बात है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये काया पलट आएगा कैसे। सबसे जो आकर्षक बात नजर आ रही है इस पूरे बजट में वो है किसानों की तरफ वापसी, जो ग्रामीण भारत है उसकी तरफ वापसी। आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, आम आदमी के लिए बजट क्या लेकर आया है, इंडस्ट्रीज को किस तरह से देख रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टर्स में जाकर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक रूप से और साथ साथ राजनीतिक रूप से किस तरह से ये बजट नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा के रहमान खान हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के और मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में। ऋतुब्रतो बैनर्जी मेरे साथ मौजूद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से सीपीआईएम के, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह भी हमारे साथ जल्द मौजूद होंगे, एडिटर हैं moneybhaskar.com के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, बहुत सारे सवाल आज आपसे ही पूछने हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये काया पलट अच्छी बात है और ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जबकि शायद अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में भी बहुत अच्छी नहीं है, भारत में भी कहीं ना कहीं बहुत आशा का माहौल नहीं है। कम से कम ये उम्मीद जता रहा है ये बजट कि सरकार कॉन्फिडेंट है। ये जो 9 स्तंभ हैं, क्या इन स्तंभों के जरिए, जो पिलर्स बताए गए हैं वित्त मंत्री के जरिए, क्या इनके जरिए काया पलट होगा? देखिए, दो महत्वपूर्ण बात थी जो पूरे, अगर आर्थिक विषय की चर्चा पीछे हम देखें 15-20 दिन में जो मेनली चर्चा आ रही थी, एक तो ये आ रहा था कि कृषि क्षेत्र को बहुत ज़्यादा हमारे सपोर्ट की सरकार की आवश्यकता है। वह 2 कंटिन्यूस डिस्ट्रेस वाले ईयर गए थे, खराब मानसून वाले गए थे, उनके यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी। दूसरी बात आ रही थी कि जो अगर आर्थिक साइकिल को रिवाइव करना है तो डिमांड क्रिएट करनी चाहिए पड़ेगी सरकार को, इन्वेस्टमेंट करके तो प्राइवेट सेक्टर उसमें ऑटोमेटिकली उस साइकिल से डिमांड क्रिएट होगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्री ने यह दोनों चीज़ों को मिला के बहुत बढ़िया ये काम किया है कि एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है रूरल सेक्टर में, चाहे आप ग्रामीण सड़क योजनाओं को देख लें, चाहे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को देख लें, ई मार्केटिंग को देख लें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का बहुत बड़ा पुश रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किया है। नहीं, मैं खासकर जो ग्रामीण आपकी स्कीमें हैं, नीतियां हैं, उसकी तरफ मैं जरूर आऊंगी, लेकिन अभी मैं एक ओवरऑल पूरे बजट पे बात करना चाहती हूं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया है जिसका फोकस की ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए है, और उस इन्वेस्टमेंट से प्राइवेट सेक्टर को भी उस साइकिल को रिवाइव करने के लिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा फायदा है। तो किसानों के लिए, रूरल क्षेत्र के लिए, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए, एनपीएस की बात है। आर्थिक विकास की जो धारा जिस दिशा में हम चल रहे थे, जिसकी आज की आवश्यकता, उसको पूरी तरह से यह समाहित करता है अपने अंदर ये बजट। के रहमान खान साहब, ये बताइए कि जो नीति के स्तर पे, जो पॉलिसी के स्तर पर आपको क्या डायरेक्शन नजर आ रहा है, क्या दिशा क्या नजर आ रही है? खासकर एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान मैं दिलाना चाहूँगी, वो ये खासकर जो कमेटी बनाई गई है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM का जो जिक्र हो रहा है, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जो आर्थिक मंदी है, उस पर नज़र रखने के लिए किस तरह से भारत की जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, उसको बरकरार रखा जाए। क्या आप मानते हैं ये बेहद अहम कदम है? देखिए, पहली बात जो है, ये जो बात अभी हुई कि ये बजट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आज प्रेजेंट की है, ये हमारी इकॉनमी को ट्रांसफार्म करेगा। मैं नहीं समझता कि ये बजट उस दिशा में कुछ कामयाब होंगे ये, क्योंकि जो भी एलोकेशंस वगैरह हैं, इससे ये लगता है कि एक रिटारिक स्टेप है। इससे कोई जो क्लेम किया जा रहा है वो नहीं पा पाए। जहाँ तक FRBM का सवाल है, पहले ये बताएं कि क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि ये सिर्फ देखिए, अब ऐसा इसलिए लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो बात की है, रूरल डेवलपमेंट की सेक्टर की जो बात इन्होंने किया है कि एक्सेस एलोकेशन किए हैं, जब एक्चुअली हम फिगर्स को एनालिसिस करेंगे, और यहाँ कहीं भी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में नहीं कहा कि ये इन्वेस्टमेंट के बाद एग्रीकल्चर का GDP ग्रोथ कितने परसेंटेज होगा, और अगर ये सब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज़ में बढ़ रहा है। मनरेगा, अब मनरेगा की बात ये कर रहे थे, मनरेगा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा हमारे UPA सरकार की। अब पहले तो 2 साल तो इसको नेगलेक्ट किया गया, कहा गया कि मनरेगा एक, मैं
कंटेम्प्ट से देखेंगे हम मनरेगा, मगर आज कांग्रेस की हार का प्रतीक। हाँ, प्रतीक है वो कहा गया था, मगर आज मनरेगा के लिए इन्होंने खुशी की बात है कि वो एक्सेप्ट किया है कि मनरेगा के जरिए से ही रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह से मैं भी पिछली बात कर रही थी कुछ मिनट पहले, उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने इसे एक विचार के तौर पर प्रस्तुत किया, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसको जो सही अमली जामा पहनाया, वो दरअसल बीजेपी ने इसकी नब्ज पकड़ी है कि इसको ठीक तरीके से काम में कैसे लाया जाए। सरकारें कंटिन्यूस हैं, जब एक प्रोग्राम शुरू होता है जो उसको कंटिन्यू करना है, मनरेगा हो या जो भी आज एनडीए क्लेम कर रही है, ये सब प्रोग्राम यूपीए के शुरू किए गए प्रोग्राम है, यानी कि ये कोई अलग प्रोग्राम इन्होंने नहीं किया है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट भी हमारे ज़माने में शुरू हुआ, और इसका जैसा आप ये डेवलपिंग इकानमी है हमारी, हर साल इसका बजटरी एलोकेशन ज़्यादा बढ़ता है। इसका मतलब नहीं कि वो ये उसी दिशा में पहली सरकार नहीं गई थी, आप ये नई सरकार इस दिशा में जा रही, ये सही नहीं है। जहाँ कि FRBM की है, ये मैं समझता हूँ कि सही स्टेप नहीं है, क्योंकि देखिए ये फिजिकल असेसमेंट के लिए एक मापदंड किया गया था, ये एक्ट पास किया गया था। ये जब से एनडीए सरकार आई है, उन्होंने जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड बदला दिया और कहा कि ये उसको बता के और फिगर्स बदलाने वो किया। अब जो है FRBM से मुश्किल आ रही है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होता है। तो आज फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में भी किस लिए वो बदलाना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरे दुनिया में पूरे चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ भी चेंजेस लाना चाहिए। मगर अब देखना पड़ता है कि FRBM अब जो कमेटी बनाई है वो उनका क्या रिकमेंडेशन होगा। मैं गोपाल जी से इस बारे में जानूंगी, लेकिन ऋतु तो पहले आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये बताइए कि क्या आप इस मामले में आपको विश्वास नजर आ रहा है सरकार की तरफ से कि ये बजट फाइनली आखिरकार काया पलट कर देगा, ये ट्रांसफॉर्म कर देगा भारत को? क्या जो ग्रोथ है, क्या ग्रोथ इंजन जो है वो तेज चलेगा? अब सरकार का जो विश्वास नजर आ रहा है, पैसा फूकने की बात हो रही है, कह रही सरकार हमारे पास काफी पैसा भी है और जो राजकोषीय घाटा है वो भी काफी हद तक कवर हो चुका है। नहीं, पहले जो है ना, फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करने के दौरान ये बात का जिक्र किया, ड्रीम एंड डिज़ायर। तो हम लोग को लगता है विशन नहीं है। विशन क्यों नहीं है? उसका सब्सटैंशिएट करने के लिए ये जो इम्प्रेसिव ग्रोथ परफॉर्मेंस का बात आया है कि इम्प्रेसिव ग्रोथ है, और इकोनॉमिक आर्थिक मंदी का जो सवाल है, दुनिया भर में ये रिसेशन है, तो रिसेशन में कॉन्ट्रैक्शन है, तो यहाँ डिमांड जो बात आपने भी कही। अब देखिए, अगर फिगर देखेंगे तो रेवेन्यू रियलाइजेशन फिगर्स गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है 2015-16 में, ये कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स से जो रेवेन्यू रियलाइजेशन का फिगर है वो 46,000 करोड़ कम है। तो इससे ये जो ग्रोथ का सवाल है ना, ये ग्रोथ रेटोरिक है, ग्रोथ का ये जो दिक्कत हो रहा है। और खास करके हम लोग जब ये बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का सवाल हो रहा है, कृषि क्षेत्र में। अब देखेंगे फूड और फर्टिलाइजर दोनों एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। फूड में 5,000 करोड़ रुपीस सब्सिडी हटाया गया है, फर्टिलाइजर में 2,000 करोड़ रुपया सब्सिडी हटाया गया है। तो दिस इज द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली। तो रेटोरिक तो ठीक है, रेटोरिक तो बढ़िया है। और मनरेगा का जो सवाल है, कृषि क्षेत्र को ओवरऑल देखें तो ज्यादा अलॉटमेंट हुआ है, मनरेगा का भी बढ़ाया गया है। मनरेगा का बारे में आप देखिए, मनरेगा में बोला जा रहा है कि दिस इज द एवर हाईएस्ट। ठीक नहीं है। 2010-11 में 39,377 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ था। अगर उस हिसाब से देखें तो इस बार नहीं, उससे तो कम ही है। उसको कंपेयर करना है तो 65,000 करोड़ होना चाहिए। 2010-11 का आंकड़ा इकोनॉमिकली अगर देखेंगे अभी तो 65,000 करोड़ होना चाहिए, मगर अभी का जो आंकड़ा है वो 39,377 से भी कम है। तो ठीक है, ड्रम बीटिंग इज ओके, मगर जो असल जो ये जो आया है, और इंक्रीजिंग, जितना सेस इंक्रीजिंग होगा, जहां जहां भी सेस इंक्रीज होगा, वो कॉमन मैन को ही हर्ट करेगा। नहीं, ऋतु तो ये बताइए कि जो सरकार का जो डायरेक्शन नजर आ रहा है, जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है, वो आपको किस तरह का दिख रहा है? ये तो हमें समझ में आ गया है कि वापस ग्रामीण भारत, वापस गांव लौटना चाहती है बीजेपी, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो ओवरऑल विजन है वो आपको क्या नजर आता है? विजन में देखिए, सबसे जो अहम सवाल है मुझे लगता है EPF, ये जो प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये जो 60% टैक्सेबल, इसका मतलब है इट्स अ डायरेक्ट अटैक, एकदम डायरेक्ट अटैक है मिडिल क्लास पर, सैलरीड क्लास पर, कि उनका ही पैसा है, वो 60% अगर उठाएगा तो डायरेक्ट टैक्स का सवाल आ रहा है। और खास करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, जो मेन जो मकसद है सब पूरा चीज के अगर हम नजर डालेंगे
कि इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज हो गया, डायरेक्ट टैक्स कम हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स का इंक्रीज होने का मतलब है आवाम के ऊपर उसका असर पड़ना। जी बजट में वो किया गया है। ईपीएफ की जो इन्होंने बात की, कोई टैक्सेबल नहीं बनाया है, ये तो कहा कि 40% विड्रॉल को आपको टैक्स फ्री करेंगे, टैक्सेबल तो ऑलरेडी तो 60% जैसे ही उठाएंगे टैक्स देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, 60% इज टैक्सेबल, इट इज कैटेगरी, एकदम कैटेगोरिकली बताया गया है 60% टैक्सेबल है। और खास करके ये जो क्षेत्र में जो विभिन्न कर्मचारी संगठन है ऑलरेडी दे हैव रिएक्टेड, क्योंकि ये बहुत अहम चीज है। ये पीएफ का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और अभी आप बोल रहे हैं कि 60% टैक्सेबल है, तो अपना ही पैसा उठाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? हरवीर जी, मैं आपको बहस में शामिल करना चाहती हूँ कि तीनों हमारे राजनीतिक मेहमान हैं, अपने अपने तरीके से जो है डिकोड कर रहे हैं बजट को। आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं एक आर्थिक मामलों के पत्रकार के तौर पर, क्या वाकई ये अपने आप में एक क्रांतिकारी बजट नजर आता है आपको? क्रांतिकारी तो किसी भी तरह से नहीं है। देखिए, ये पॉलिटिकली जो लॉस हुआ पिछले 2-3 इलेक्शन में बीजेपी को, और आगे कई राज्यों में भी चुनाव है, उसकी भरपाई करने के लिए एक कोशिश की है कि इसको एग्रीकल्चर और रूरल सेंट्रिक बजट के रूप में पेश किया जाए। ये मैं मानता हूँ कि इरिगेशन में और रूरल रोड्स वगैरह में काफ़ी सारे प्रोविज़न किए गए हैं, और मनरेगा वगैरह में जैसे अभी हमारे सहयोगी पैनलिस्ट ने बोला ही है कि ये जो हाईएस्ट एवर वाला जो बात है वो भी जुमला ही साबित हो रही है, क्योंकि इसके पहले इससे ज़्यादा दिया जा चुका है। तो ये लेकिन है कि जो पिछले 2 बजट में इन्होंने काफ़ी सारा इग्नोर किया था एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को, और जो डिस्ट्रेस बढ़ा उसकी वजह से, और इनको पॉलिटिकल खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो इसके लिए इन्होंने कोशिश की है कि इस बजट को ये एग्रीकल्चर और रूरल सेंट्रिक बजट की तरह से रखें। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि फार्मर की जो इनकम घटी है पिछले 1-1.5 साल में, जो प्राइसेस क्रैश हुई हैं ये क्रॉप्स वगैरह की, उसकी तो इनकम का एक ही रास्ता है, जो पैदा करता है उसका अच्छा दाम मिलेगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी। दूसरे जो उम्मीद थी कि इस डिस्ट्रेस के बावजूद अभी इन्होंने जो किसानों के कर्जों के मामले पे कुछ भी नहीं किया है, 8.5 लाख करोड़ से उसको बढ़ा के 9 लाख करोड़ का एक टारगेट रखा है। लेकिन जो असली मुद्दा वहाँ पर है कि आपको ब्याज दर घटानी चाहिए थी। एक बड़ा दबाव था जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट और सब लोग कह रहे थे कि भैया आप किसानों को आप ब्याज मुक्त दे दो ना कर्जा। दूसरे जो पिछली एक बार यूपीए गवर्नमेंट ने किसानों को कर्ज माफ़ी की थी, उसके बाद इतने लाखों किसान अभी भी आत्महत्या कर चुके हैं, उसको लेकर के कोई भी बात इस बजट में देखने को नहीं मिली। जबकि बार बार ये कहा गया कि वो डिस्ट्रेस में है। ये जो सारे कदम हैं जो आप रूरल में इरिगेशन में बढ़ाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट बढ़ेगा, बाद में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इसमें एक चीज़ मैं बताऊं कि इन्होंने एक अच्छा क्लू लिया है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री ने 31 अगस्त को एक प्रेजेंटेशन दिया था सेक्रेटरीज की ग्रुप को। उसमें 12 सेक्रेटरी ने एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में पूरा एक मसौदा तैयार किया था। तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारी जो चीज़ें कही, लगभग वही सारी एग्रीकल्चर के इस बजट में है। एक 1997-98 में चिदम्बरम ने स्कीम शुरू की थी AIBP की, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। उसमें यह था जो सिंचाई वाले जो प्रोजेक्ट लास्ट माइल पे अटके हुए हैं, जिसमें किसी में 100 करोड़ की जरूरत है, किसी में 500 करोड़ की जरूरत है, उनको पूरा करके हम जल्दी सिंचाई की सुविधाएं विकसित कर सकते। इन्होंने उसमें उस कमेटी ने बोला था, और वो सारा AIBP में कहा गया है कि उसमें पैसा लगाएंगे। लेकिन इसमें पैसा सरकार ने नहीं दिया, ये मैं बड़ा स्पष्ट करता हूं। इन्होंने कहा नाबार्ड एक फंड बनाएगा, नाबार्ड बॉन्ड इश्यू करेगा, वो बॉन्ड में से राज्य सरकारें कर्जा लेंगे, 10 से 15 साल का सस्ता कर्जा होगा। प्लस कुछ हिस्सा ये भी है कि जो मनरेगा का फंड है करीब 8-9 हज़ार करोड़ रुपया, उसका इस्तेमाल जो पुरानी जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज और तालाब हैं उनको रिजुवनेट करने में किया जाएगा। तो उससे भी कुछ इरिगेशन का एरिया उसके अंडर में आएगा। गोपाल जी, तो ये मुझे इसमें लगा काफी ऑफ द मार्क बोल रहे हैं। नहीं, मैं ऑफ द मार्क नहीं बोल रहा, मैं आपके फिगर्स के साथ आपका मैच नहीं कर रहा। देखिए, मैं इरिगेशन की जो एलोकेशन है 60,000 करोड़ का एक्स्ट्रा कहां से आप कह रहे हैं 60,000 करोड़? कौन सा आप आइसोलेटेड फिगर्स को कुछ भी बोलते जाएंगे और फिर उसको जस्टिफाई करेंगे। आइसोलेटेड नहीं है, आइसोलेटेड फिगर्स आप कुछ भी बोलते रहे। नहीं, कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको साफ बोल रहा हूं, फिर मुझे बोलने दीजिए, जोर से बोलने से नहीं होता। ये 60,000 करोड़ जरा मुझे आपके 60,000 करोड़ के फंड का मुझे आप एक आंकड़े का सिलसिलेवार उसको डिटेल बताइए। आप आइसोलेटेड स्टैटिस्टिक्स के आइसोलेटेड फिगर्स में कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। आप बताइए, कॉम्प्रिहेंसिवली आपको मैं फिगर दे दूंगा। 3 पॉइंट्स में अपनी बात कही है आप, फिर मैं उसका जवाब दूंगी। आपने बहुत सारी बातें कही है जो कि मैं उससे वाकिफ नहीं रखता। बताइए आप क्या कह रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में कम क्या एलोकेशन,
84 एग्रीकल्चर इरिगेशन तो में आप 84% आप ऑफ पोजीशन जा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा है कम किया है एलोकेशन, एक तो आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। आई डिड नॉट से वन सिंगल वर्ड के एलोकेशन कम किया है। मैंने कहा है कि किसान को डायरेक्ट उसके इनकम एनहांसमेंट का पोजीशन इससे सीधे नहीं बनती है। मैंने कहा कि उनको कर्जों के मामले पे कोई राहत नहीं दी गई है। 15,000 करोड़ का इंटरेस्ट अरे भाई साहब 15,000 करोड़ मिलता ही है, जो इंटरेस्ट सबवेंशन है उसमें जो ये 8.5 करोड़ जाएगा 15,000 करोड़ का प्रोविजन किया है, वो तो करना ही पड़ेगा। जो 72,000 करोड़ का किसानों को कर्ज माफ किया था उसकी कॉस्ट कितने लोगों ने बियर किया? इन्फ्लेशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग। आप बजट क्या है? आके बजट की प्रक्रिया है, आपके पास जितने रिसोर्सेज है उनको आप कहां एलोकेट कर रहे हैं? आप ऐसे तो विश लिस्ट बना के बोलते जाइए। रहमान साहब इस पर प्रतिक्रिया नहीं, मैं एक मिनट पूरी बात फिनिश करिए। हाँ। तो आपको बजट का क्या है? ये तो रहमान साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बजट का मतलब होता है आपके पास जितने रिसोर्सेज आ रहे हैं उसको आप प्रायोरिटी वाइज किस सेक्टर में एलोकेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो 2 लाख करोड़ का एक्सेस इन्वेस्टमेंट करके भी उसको बहुत प्रॉपरली एक इंटेलिजेंटली एलोकेट किया है। ऐसे आप अनाउंसमेंट करते जाए और कुछ उसके लिए करे ना, उसका प्रोविजन ना करे। चिदम्बरम जी ने यही फ्रॉड किया था कि ये जो उन्होंने डेटा की जगलरी की थी कि उन्होंने अनाउंसमेंट्स कर दी और बजट में उनके प्रावधान नहीं किए, उसी का खामियाजा था कि हमारा डेफिसिट 4.5 से बढ़ के 5.1 के तक लाजमी हो गया है। देखिए ये कहना, ये चिदम्बरम साहब की बात करें, आज जो हुआ है ये फिगर्स की जगलरी ही है। यानी कि आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। इरिगेशन बजट, जैसा कि आपने कहा, बजट इज ए रेसीट्स एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय अ फाइनेंस मिनिस्टर टू द नेशन। दैट इज व्हाट allocation. Expenditure is an allocation. Yes. Expenditure is an allocation. जब allocation किया जाता है तो now we are discussing 16-17 budget, 17 years budget. Now एक तरफ कहते हैं कि इरिगेशन को 60,000 करोड़ हम एलोकेट कर रहे हैं। अब जो एक्चुअल जो इरिगेशन के लिए ये साल का एलोकेशन है, हम अब जो प्लान है उनका विजन है वो अलग बात है। ये साल का इरिगेशन बजट में फिगर है 5,840। हाउ आर यू गोइंग टू अचीव? ये हमारी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। ये हमारी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। एक आपके एक यहाँ देखिए जो एलोकेशन है, आप देखिए हेल्थ स्कूल एजुकेशन सेक्टर में लीजिए, 14-15 की बात कर रहा हूँ। 14-15 की बात में स्कूल एजुकेशन के लिए 47,000 इज द एलोकेशन। आज इस बजट में 16-17 में योर एलोकेशन फॉर स्कूल एजुकेशन इज ओनली 37 करोड़। सो स्कूल एजुकेशन का 10,000 करोड़ रुपये कम हो गया है स्कूल एजुकेशन में। इसी तरह से हेल्थ सेक्टर लीजिए, हेल्थ सेक्टर में 14-15 में 22,000 करोड़ था। आप आज फिगर्स ले रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर की कंसोलिडेटेड नहीं, कंसोलिडेटेड में भी कम है। कंसोलिडेटेड में भी कम है। नहीं, कंसोलिडेटेड नहीं, आप कंसोलिडेटेड पे नहीं जाइए। रहमान साहब, इसके अलावा फिगर्स पे आप नहीं, या तो फिगर्स को कौन ऑथेंटिकेट करेगा? लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बजट डॉक्यूमेंट रहमान साहब नहीं तो मेरे पास फिगर्स है ना। नहीं, एजुकेशन आप फिगर लाए, मैं बजट लाया हूं। टोटल एजुकेशन सेक्टर का बताइए। टोटल एजुकेशन देखिए, प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हायर एजुकेशन में भी कम हुआ है। पहले हम अपना ग्रामीण वाला जो हिसाब है वो खत्म करते हैं। पहले इस क्षेत्र में कॉन्सेप्चुअली बात कर सकते हैं, डेटा पे यहाँ नहीं बात कर सकते। लेकिन बहुत अहम बात यह है कि चूंकि ये बहुत अच्छी बात कही गई और हो सकता है बहुत सारे किसानों का जो खून अब तक जल रहा है वो बढ़ गया हो कि 2 गुना आमदनी उनकी जल्दी होने वाली है 2022 में, 2022 तक जल्दी हो जाएगी। और यहाँ पर जो कृषि मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री, वो ये कह के गए हैं कि इससे पहले भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जानकार ये बता रहे हैं कि अगर 2 गुनी आमदनी होनी चाहिए, अगर किसान की, पहली बात तो आप बेस ईयर किसको मान रहे हैं, कब से 2 गुनी होगी, पहला महत्वपूर्ण सवाल। और दूसरा ये कि पूरा जो कृषि क्षेत्र की जीडीपी है उसको 14% होना होगा, यानी 2% से भी कम है अभी, उसको 14% होना होगा, तब जाके किसान की आमदनी 2 दुगनी हो जाएगी। तो क्या ये हम मान लें कि जो कृषि की जीडीपी है वो 14% हो जाएगी? क्या देश के पूरे विकास में कृषि का योगदान इतना हो जाएगा? इसको मैं क्लियर कर दूं कि इंडिविजुअल अगर कृषि क्षेत्र की टोटल आमदनी दुगनी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, हमारी 60% जनता केवल 14% जीडीपी कंट्रीब्यूशन के अंदर फाइट आउट कर रही है।
तो हमें ऑल्टरनेटिव जो एम्प्लॉयमेंट के उनके लिए रूरल सेक्टर में, रूरल एरियाज में क्रिएट करने पड़ेंगे। तभी आप देखिए पशुपालन की बात कर रहे हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट इंडस्ट्री, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो हमें बहुत बड़ा चंक ऑफ जो रूरल, जो कृषि क्षेत्र में लगा, उस पॉपुलेशन को ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट में लगाना है, ये भी करना है। तो बात ये है कि इनपुट कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है। ई मार्केट की बात हो रही है, टारगेटेड सब्सिडी की बात हो रही है। आप इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देख लीजिए। आइसोलेशन में तो आप मुझे आगे बढ़ना होगा। 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र बचे हैं, 5 मिनट सिर्फ मेरे पास हैं और दोनों क्षेत्र में जरूर छूना चाहती हूँ। उसमें एक है सेहत का मामला जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कई मायनों में हमारे जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं उससे भी बदतर है। बांग्लादेश कई मामले में हमसे बेहतर है, कई मामलों में नेपाल से जो है हम थोड़े बहुत आगे जा रहे हैं। पूछना चाहिए, तो ये सब कुछ मैं जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये बताइए, फिलहाल जो ये इंश्योरेंस स्कीम की बात कही गई है कि हेल्थ कवर होगा 1 लाख पर फैमिली, और इसके अलावा 30,000 रुपए जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए होगा। 300 जो जेनेरिक ड्रग स्टोर्स खोले जाएंगे और पीएम प्राइम मिनिस्टर की जन औषधि योजना भी होगी। क्या आपको लगता है ये संतोषजनक है? ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को दिमाग में रखते हुए ये किया गया है। अब देखिए ये जो सब कुछ तो जुड़ा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। जहां तक सवाल है, 1.8% था कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आ गया है 1.5% में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अब घटा रहे हैं। और कैपिटल जो रहमान खान साहब जो बोल रहे थे, सिर्फ स्कूल एजुकेशन में नहीं, स्कूल एजुकेशन में एब्सोल्यूट फिगर में, अगर भाई साहब एब्सोल्यूट फिगर की बात कर रहे हैं, 69,794 पिछले साल, अभी एब्सोल्यूट फिगर है 63,826। अभी तो रिवाइज्ड एस्टिमेट का सवाल बाद में है। फिर अब देखिए आईसीडीएस, हर पूरा सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र जहां पर है, एससी सब प्लान में 52,470 करोड़ का कट है, ट्राइबल सब प्लान में 24,000 करोड़ का कट है, आईसीडीएस में 1,500 करोड़ का कट है। और जहां तक ये स्किल डेवलपमेंट का इतना बात हुआ है, आज भी जिक्र हुआ है, यूजीसी, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, इसमें जो रिडक्शन बजट हुआ है 50% से ज्यादा। तो ये जो जुमला का बात आ रहा है ना, इसीलिए जुमला का बात आ रहा है क्योंकि एक तरफ आप कैपिटल एक्सपेंडिचर घटा रहे हैं और हर जगह, हर सोशल सेक्टर से एलोकेशन कम हुआ है। तो इस ऑटोमेटिक और 56,000 करोड़ से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट का एकदम बताया गया है। शिक्षा के क्षेत्र पे आना चाहती हूँ। ये बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक रूप से भी हम देख रहे हैं, सामाजिक तौर पे भी काफी संवेदनशील फिलहाल मामला नजर आ रहा है कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनमें फिलहाल हायर एजुकेशन को लेकर भी जो एक दिशा है, जो डायरेक्शन है, क्या बजट में ऐसी कोई चीज़ें आपको नजर आई जिससे प्राथमिकताओं में हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन दोनों नजर आते हैं? हम जानते हैं कि जो पिछली एनडीए सरकार थी उस दौरान काफ़ी अच्छे कदम उठाए गए थे, खासकर प्राइमरी शिक्षा के दौरान। मैं देखिए एलोकेशन तो अभी इन्होंने बताया ही है, कोई बड़ा अनाउंसमेंट तो इस पूरे बजट में हायर एजुकेशन को लेकर के कोई रिवोल्यूशनरी चेंज का मुझे तो नहीं दिखता है। ये बिल्कुल साफ साफ इसमें है। दूसरे एक चीज में एक्चुअली बोल रहे नहीं उसको, जो हेल्थ वाला भी एक पॉइंट जैसे आपने भी रेज किया था, उसमें जो जेनेरिक मेडिसिन का जो हम लोग जन औषधि स्टोर की बात कर रहे हैं वो कई साल से चल रहा है। अच्छी बात है, आप और खोलेंगे, लोगों को और अच्छा मौका मिलेगा, बट दिस नॉट ए न्यू स्कीम। पहली सरकार के टाइम पे ये शुरू था और अभी भी चल रहा है। हाँ, जो इंश्योरेंस वाला एक अच्छा है, एक बड़ा कदम है, लेकिन उसमें जो बात आती है कि जब आप अपनी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में, और प्राइवेट सेक्टर को एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप उसके साथ में दे रहे हैं, ठीक है, एक कवर मिलेगा, इट इज़ गुड। एटलीस्ट नहीं होने से कम ये अच्छा है कि गरीब आदमी 800 रुपये में अगर इंश्योरेंस ले लेगा तो कोई बड़ी दिक्कत आती है हॉस्पिटल में एडमिट होने की तो उसको उससे कवरेज मिलेगा। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग इन द बजट ऑन हेल्थ। बाकी जो है कि कोई बड़ा कदम तो उस तरीके का मुझे हेल्थ में नहीं दिखता है। एजुकेशन में जरूर मैं एक बात बता दूं, 20 यूनिवर्सिटीज का टारगेट है जिसको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए 1,000 करोड़ का हायर एजुकेशन घटा दिया है। नहीं, यूजीसी, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी में जो एलोकेशन पिछले बार था उससे 50% है। मगर बजट में कहाँ फंड एलोकेशन इसके लिए ही नहीं बताया। अगर ओवरऑल आप देखें तो 17.5 लाख बनाएंगे 20 वर्ल्ड क्लास, मगर कहाँ से होगा फंड? कम एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रहे रहमान साहब की जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसको 3,827 करोड़ रुपए यूनियन बजट में फिलहाल अलोकेट किया गया है। इसको क्या आप अच्छा मानते हैं? ठीक ठाक है मामला? ठीक लग रहा है आपको? देखिए, जिस तरह से हर सेक्टर में बढ़ाया गया है, अब जब माइनॉरिटीज़ को आते हैं तो सिर्फ 91 करोड़ बढ़ाया गया है फ्रॉम प्रीवियस ईयर।
और ये भी जो बजटेड है, आज ही इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई है कि previous year minority affairs ministry का only 38% is the total expenditure. It is appeared in today in Unused no, used only, Used only not हुआ है। only used is only 38%. यानी जो मेजर हिस्सा है वो यूज नहीं हुआ। यूज नहीं हो रहा। ये यहाँ जो बात हो रही है कि अलोकेशन इज वन थिंग, क्या वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वो आंकड़े आ रहे हैं। अब जैसा कि हेल्थ सेक्टर, अब ये आपने हेल्थ सेक्टर की बात कही, तो हेल्थ सेक्टर के स्कीम्स तो आ गए हैं, नजमा हेपतुल्ला कह रही है बिग लीप है, 90 करोड़ जो ज्यादा मिला है। अगर उनके ख्याल में 90 करोड़ 20 करोड़ आबादी के लिए बिग लीप है तो वो उनको मुबारक हो। चलिए, मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। मैं जानती हूँ कि बहुत सारी बातें जो अभी करनी बाकी हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी लगातार हम जो है बजट पर चर्चा करते रहेंगे। जानकार मानते हैं कि शायद 2 से 3 दिन का वक्त चाहिए ठंडे तरीके से इन कागजों को पढ़ने के लिए और फिर सवाल और जवाब तैयार करने के लिए। शशि थरूर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये उनके लिए एक इम्तिहान है, इसमें अच्छे ग्रेड लाने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए। तो फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।